कविता ही है। मतलब रैप का जो विधा है, जो जॉनर है, वो उसमें उसमें महत्व पोइट्री को ही होता है एक्चुअली। इतने ब्रिलियंट एक्टर हैं और उनका जो उनका जिस अंदाज में उन्होंने रिसाइट किया है पोइट्री को और जो भाव आए हैं उनके चेहरे पे, ये सारी चीजें मिल करके ही इसको कामयाबी की तरफ लेके गई। भोजपुरी को लेकर के कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, भोजपुरी है तो उसमें ढोलक, उसमें हारमोनियम, उसमें तबला, उसमें बैंजो, जब तक नहीं होगा कि जा मास्टर एक पत्ती बढ़ा के, तब तक भोजपुरी हो ही नहीं पाएगा। प्रयोग एक किया गया, एक नया प्रयोग है और अनुभव सिन्हा जो डायरेक्टर हैं, इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, तो उनके मन में यही ख्याल था, इसी बात को लेकर के था कि जिस तरह से भोजपुरी गीतों के माध्यम से गालियां दी जा रही हैं, मेरे लिखने को तवज्जो दे और वो बात जमाने में आएगी तो उसको नोटिस किया जाएगा। मैं भी बरसों से इस तलाश में था। मैं धुनों पे लिखता आ रहा हूँ एक्चुअली। जो धान रोपनी के गीत हैं, जलसार है, कजरी है, सोहर है, झूमर है, नाता बम्बई में काबा यहाँ का। इस बम्बई में काबा गाने को लिखने वाले डॉक्टर सागर आज हमारे साथ मौजूद हैं एबीपी अनकट पे। हम उनसे बातचीत करेंगे, हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे ये गाना कैसे तैयार हुआ, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, डॉक्टर सागर की पृष्ठभूमि क्या रही है, और इस गाने के अंत में जो है चीजें कि वो बम्बई में काबा, दिल्ली में काबा, बेंगलोर में काबा, चेन्नई में काबा वगैरह वगैरह, इन तमाम पहलुओं पे बात करेंगे आज हम डॉक्टर सागर से। तो डॉक्टर सागर, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। डॉक्टर सागर, शुरुआत करते हैं मनोज वाजपेयी की एक बात से। मनोज वाजपेयी ने कहा है ये गाना तो है ही नहीं, ये तो एक कविता है जिसे मैंने पढ़ दिया है। क्या लगता है आपको, क्या है ये, क्या है बम्बई में काबा? बिल्कुल, उन्होंने सही कहा है, ये कविता ही है। मतलब रैप का जो विधा है, जो जॉनर है, वो उसमें महत्व पोइट्री को ही होता है एक्चुअली। पोइट्री का ही उसमें महत्व है, तो कविताई को ही लोग पसंद कर रहे हैं। बाकी तो चूंकि जो पढ़ने वाला है मनोज वाजपेयी हैं, तो इतने ब्रिलियंट एक्टर हैं और उनका जिस अंदाज में उन्होंने रिसाइट किया है पोइट्री को और जो भाव आए हैं उनके चेहरे पे, ये सारी चीजें मिल करके ही इसको कामयाबी की तरफ लेके गई। बिल्कुल, ये कामयाब हुआ है। अभी तक जो मैं देख पा रहा था कि ये 5 मिलियन यानी 50 लाख व्यूज को पार कर गया है यूट्यूब पे, अभी जो टी सीरीज की तरफ से। जी। क्या लगता है क्या बदलेगा? क्योंकि जब आप भोजपुरी यूट्यूब पे जाएंगे और सर्च बार में आप टाइप करते हैं भोजपुरी न्यू सॉन्ग या भोजपुरी सॉन्ग, तो फिर गाने ऐसे आते हैं जिनके व्यूज 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, इससे ज्यादा के हैं, लेकिन उनके गानों के जो बोल हैं वो क्या हैं और कैसे हैं और कैसे लोग उससे इत्तेफाक रखते हैं कि आज आप एक गाना लेकर के आते हैं बम्बई में काबा, जो माइग्रेशन के दर्द को दर्शाता है, जो बम्बई में, मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलोर में रहने वाले लोगों की पीड़ा को दर्शाता है, और वही भोजपुरी जो 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ व्यूज लेके आती है, वो अब भी चोली और लहंगे से बाहर नहीं निकल पाती है। क्या है आपकी राय? जी, एक तो ये प्रयोग एक किया गया, एक नया प्रयोग है और अनुभव सिन्हा जो डायरेक्टर हैं, इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, तो उनके मन में यही ख्याल था, इसी बात को लेकर के था कि जिस तरह से भोजपुरी गीतों के माध्यम से गालियां दी जा रही हैं, आप इतने मशहूर गाने हुए हैं चाइना को लेके, पाकिस्तान को लेके। रिया चक्रवर्ती हालिया उदाहरण है। रिया के लिए, रिया, आलिया, सबके लिए, हाँ, सलमान खान जी। तो अनुभव सर ने इसी सिलसिले में उन्होंने एक ट्वीट किया था कि अगर मुझे कोई भोजपुरी का राइटर मिले तो मैं भोजपुरी में भी काम करना चाहूंगा, और उसी सिलसिले में हमारी मुलाकात हुई और हमने लिखा। मैं बचपन से लिख रहा हूँ, मैं भोजपुरी दूसरी क्लास से लिख रहा हूँ, तो मैं चाहता था कि मुझे ऐसा मौका मिले, कोई ऐसा संजीदा आदमी मिले, डायरेक्टर, कलाकार मिले कि जो मेरी बात सुने और मेरे लिखने को तवज्जो दे और वो बात जमाने में आएगी तो उसको नोटिस किया जाएगा।
मैं भी बरसों से इस तलाश में था, लेकिन जब मैं मुंबई आया तो इस तरह के हालात बने नहीं। भोजपुरी के जो लोग हैं उनके साथ काम करने का मतलब कि वो अपने हिसाब से काम करते हैं और उसमें हम सेट नहीं हो पा रहे थे, तो इसलिए मैं बहुत लंबे समय से छोड़ा भी हुआ था इस एरिया को। और मौका मिला यहाँ तो बहुत बदलता हुआ दिख रहा है, मुझे चीजें बदलती हुई दिख रही है। मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ यूट्यूब के, तो उसमें बड़ी पॉजिटिविटी है। मुझे बहुत मेरा हौसला बुलंद है उस सारे कमेंट्स को पढ़ के। कैसे शुरू हुआ यह सिलसिला? अनुभव सिन्हा एक बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम के डायरेक्टर हैं और मेन स्ट्रीम में रहते हुए उन्होंने आर्टिकल 15 जैसी फिल्में या मुल्क जैसी फिल्में जो बनाई रावण के बाद, तो उसने एक अनुभव सिन्हा को लेकर के पूरा परसेप्शन बदल दिया था पूरे बॉलीवुड का और पूरे सिनेमाई जगत का एक परसेप्शन बदला था। और उस अनुभव सिन्हा ने एक बार फिर से ऐसा परसेप्शन बदला है कि अब लोग खुल के तारीफ कर रहे हैं। ये जो मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हुआ था, ये तीनों जो बी मिले चौथे बी में, मतलब कि बनारस, बेतिया और बलिया जाके बंबई में मिलता है, ये मुलाकात कैसे हुई? क्या था ये, कैसे है कहानी है? उन्होंने ट्वीट किया था 19 जून का, उनका सर का ट्वीट है, अनुभव सर का। तो मैं ट्विटर पे तब मैं एक्टिव नहीं था, उसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं था। और एक हमारे दोस्त हैं विमल चंद्र पांडे, वो डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, पोएट हैं, ऑलराउंडर है एक तरह से, और उनका भी ताल्लुक बलिया और बनारस से है। तो उन्होंने मुझे कहीं अनुभव सर से वो मिले और विमल चंद्र पांडे ही उन्हें बताया कि डॉक्टर सागर है और उनसे एक बार बात की जा सकती है। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया और उन्होंने कहा, विमल चंद्र पांडे ने, कि आप एक सर को मैसेज कीजिए। मैंने मैसेज किया तो रिप्लाई आया कि मैं आपको शाम 5 बजे फोन करूंगा। अच्छा। और मैं इसी चेयर पे बैठे बैठे मैं इंतजार कर रहा था सर के फोन का, और उनका फोन आया और यही सारी बातें वो बताने लगे कि किस तरह से ये सारी चीजें हैं और इसको हमें बदलना। और उसके बाद उन्होंने मुझे एक रैप का एक ट्रैक भी उन्होंने भेजा कि सुनिए आपको कैसा लग रहा है। अच्छा। मैं सुना तो मुझे अच्छा लगा। मैं धुनों पे लिखता आ रहा हूँ एक्चुअली। जो धान रोपनी के गीत हैं, जलसार है, कजरी है, सोहर है, झूमर है, तो ये बचपन से मेरी ट्रेनिंग है कि मैं इन तमाम धुनों पे मैं उनको गाता भी था। बलिया मैं बात करूंगा उस पर। हाँ, वो एक है मेरे उसका तो वो मेरा रियाज उस पे रहा है। तो वो ट्रैक आया और उस ट्रैक के मीटर को मैं देखा तो वो मीटर मुझे वहीं लेके जा रहा था कि ना तो बम्बई में काबा यहाँ का, ये उसका मीटर था। तो मैंने जब ये लाइन मेरे जहन में ये लाइन आई तो मुझे लगा कि मैंने काम कर लिया, मेरा काम हो गया। और मैं तो इसी लाइन के लिए मैंने सर को फोन लगा दिया। सिर्फ पहली लाइन जो तैयार हुई थी कि ना तो बम्बई में काबा, ना तो बम्बई में काबा, यहाँ काबा, मीटर मांग रहा है थोड़ा सा एक शब्द और, तो यहाँ काबा फिर मैं लेके आया और सर को सुनाया तो सर बोले कि हाँ आपने अच्छा लिख दिया। और उसके बाद मैं 2 बीघा में घर बा लेकिन सुतल बनी टेम्पो में, जिंदगी जुराइल बटे नून तेला शैम्पू में। तो ये अंतरे मनवा हरियर लागे भैया हाथ लगोते माटी में, जियरा जू अटकल बाटे घर में चोखा बाटी में। तो मैं जब दूसरा फोन किया सर को तो मैं इन अंतरों के साथ किया। अच्छा। सर ने कहा क्या बात है, और उसके बाद उन सर ने कहा कि आप पहले आदमी हैं कि जिसको मैंने पहली बार में डन किया। जी बिल्कुल। मैं इतनी आसानी से अनुभव सिन्हा के बारे में जितना मैंने भी सुना है कि वो पहली बार तो किसी को पास नहीं करते हैं, बहुत स्क्रूटनी और बहुत तमाम चीजें उनके साथ होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इतनी आसानी से किसी भी चीज को पास नहीं करते। लेकिन एक बहुत ही शानदार चीज हुई है। मैं चूंकि व्यक्तिगत तौर पे भोजपुरी भाषी हूँ, भोजपुरी सुनने वाला हूँ, इसमें एक चीज सर जो मुझे समझ में आई है, चूंकि आप JNU से पढ़े हैं, प्रोफेसर डॉक्टर हैं और हिंदी में आपकी PhD है,
तो एक चीज, इस गाने को सुनते सुनते मैं कई बार इसको सुन चुका हूँ, इस गाने को, और भोजपुरी के मैंने तमाम गाने सुने हैं। इसमें एक चीज जो मुझे समझ में आई है, मैं आपसे जानना चाहूंगा इसके बारे में, जो माइग्रेंट्स का दर्द है कि यहाँ पे एक पुरुष जो अपना घर छोड़ के आता है, मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, जहाँ भी आता है, वो बात करता है और वो सवाल करता है कि बम्बई में का बा या 2 बीघा में घर बा, लेकिन सुतल बानी टेम्पू में। और जब हम पुराने पूर्वी गाने सुनते हैं तो वहाँ पे माइग्रेंट्स बाहर तो जाते हैं, लेकिन गाना जितना मैंने सुना है वो महिलाएं ही गाती हैं। पिया गईले कलकत्ता रे सजनी, या फेंक दिहले थरिया बलम गईले झरिया, पहुंचले कि ना। वो वहां पहुंच के वो गाने नहीं गाते हैं। जो पुरुष होते हैं, जाहिर है कि वो भी अपना घर परिवार छोड़ के आते हैं तो उनको एक दर्द है, लेकिन उनके गाने उतने नहीं सुनाई पड़े, महिलाओं के गाने सुनाई पड़े। और आप जो लेकर के आए हैं उसमें पुरुषों का गाना सुनाई पड़ रहा है कि बेटी से 2 साल से दूर हैं, 1 साल से दूर हैं, परिवार से दूर हैं। कितना बदलेगा ये समाज को, कितना बदलेगा ये भोजपुरी के प्रति जो एक आग्रह कह लीजिए, दुराग्रह कह लीजिए, या एक सोच कह लीजिए कि जो भोजपुरी को लेकर के बन गई है हमारी। कितना बदलाव देखते हैं इन सारी चीजों को लेकर। और भोजपुरी को लेकर के कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, भोजपुरी है तो उसमें ढोलक, उसमें हारमोनियम, उसमें तबला, उसमें बैंजो, जब तक नहीं होगा कि जा मास्टर एक पत्ती बढ़ा के, तब तक भोजपुरी हो ही नहीं पाएगा। लेकिन आपने तो ये सब बदल दिया, आपने ये सब बदल दिया। कोई बैंजो नहीं है इसमें, कोई नहीं कहता जा मास्टर एक पत्ती बढ़ा के, और ये रैप हो गया ऐसा कि जो अब तक हल्का मचा रहा है। कितना बदलाव देखते हैं, कैसे बदलता हुआ देखते हैं इसको? हाँ, ये मतलब जो कुछ लोगों के, जो मेरे गांव से फोन आए, कुछ मेरे जो बहुत, मैं गांव में था तो बच्चों को पढ़ाता भी था, वो बच्चे अब टीचर हो गए हैं, अब वो सब खुद बहुत सीनियर और अध्यापक बन चुके हैं। तो उनका कहना, वो बोल रहे थे कि इसमें लेकिन भोजपुरी टाइप का बाजा नहीं बजा है, इसमें ढोलक हारमोनियम ये सब होना चाहिए था। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली इससे जो नई जनरेशन है, हमारी नई पीढ़ी, नए बच्चे हैं जो वो कनेक्ट कर रहे हैं। आप देखिए कि पंजाबी में भी इस तरह के गाने तो नहीं होते थे, दरवाजे को कुंडी मारो बच के कोई जा न पाए, और जो भी जिसको डांस नहीं करना है जाके अपनी भैंस चराए। तो ये जो मीटर है, ये पंजाबी का भी तो मीटर नहीं है। लेकिन जब वो चीजें आई हैं, चली हैं, वो ऐसी चल गई हैं कि गुरु रंधावा का लोग फोन नंबर मांग रहे हैं, देवरिया के लोग, कि हमको शो करवाना है देवरिया में। तो मैंने कहा कि अरे आप लोग सुनते हैं क्या? मैंने देखा कि हमारे गांव की कितनी लड़कियों के डीपी में गुरु रंधावा का फोटो लगा हुआ है। तो वो जो मीटर है, जो धुन है, जिस धुन से हम संस्कारित हुए, बिल्कुल कजरी, सोहर, झूमर, चैता, फगुआ और पुरबिया, पनवा खिया के सैया मारमती जनवा वही लड़का बानी, तो ये तमाम धुनों के हम आदी थे। लेकिन जब इधर से आया तो वही बच्चे सुनने लगे गुरु रंधावा को, बादशाह को, हनी सिंह को सुन रहे हैं। बिल्कुल, और वो तमाम हॉस्टल्स में उनके वही सबसे बड़े स्टार हैं। तो भोजपुरी में ये जो नया प्रयोग है, और जिस तरह से लोगों को पसंद आ रहा है, जिस तरह से बच्चों को पसंद आ रहा है, नई पीढ़ी को पसंद आ रहा है, और पोएट्री तो चलो हमारे कुछ ऐसे सीनियर्स हैं जिनको धुन में उनको लग रहा है कि यार ऐसी धुन नहीं होनी चाहिए, बट जो कविता है, वो कविता जो मनोज बाजपेयी के हवाले से जो कविता पहुंचती है, वो असर करती है, तो बात बराबर हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। बिल्कुल, चलो कविता ही सुन के मजा आ रहा है। तो एक बदलता हुआ मुझे मंजर दिखाई दे रहा है कि इससे चीजें पसंद आ रही है और बदलेगा। दूसरे लोग भी ऐसा प्रयोग करेंगे, लिखेंगे और गाएंगे और डायरेक्ट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि मतलब जो मैं और पुराने भोजपुरी गाने सुनता हूँ, चाहे वो महेंद्र मिश्र के लिखे हुए हों या चाहे द्वारिका तिवारी के लिखे हुए हों, जिन्हें इस समय गाया जा रहा है, भरत शर्मा ने गाया, गोपाल राय ने गाया, मदन राय ने गाया, या चंदन तिवारी अब पूर्वी गा रही हैं, एक तरीके से अच्छा गा रही हैं, बहुत ही अच्छा गा रही हैं। उसके बरक्स में और जो नए गाने हैं, जो नए लोग हैं, इन दोनों के बीच में आपने एक तीसरा प्रयोग किया है जो रैप लेकर के आए। वो लोग पूर्वी गाते थे, ये लोग बॉलीवुड की बड़ी बड़ी धुनें चुरा करके और चोली और लहंगे में घुस करके अपने व्यूज बटोर रहे हैं। और आपने इन लोगों के बीच से निकल करके एक तीसरा प्रयोग किया है,
जिसको खूब सराहना भी मिली है, 5 मिलियन 7 मिलियन व्यूज भी हो गए हैं। हाँ अब और इसको चूंकि अनुभव सिन्हा और मनोज वाजपेयी लेकर के आ गए, तो इसको एक लेजिटिमेसी जिसको कहते हैं कि हासिल हो गई कि नहीं, अब मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इस पे बात होने लगी है, या मेन स्ट्रीम बॉलीवुड भी इससे अब बात करने लगा है। क्या आपको लगता है कि इससे जो भोजपुरी सिनेमा का स्तर है, क्योंकि जो भोजपुरी सिनेमा भी बन रहा है वो आप देख ही रहे होंगे, उस पर कितना असर पड़ेगा? गाने तो चलिए हैं ही, लेकिन चूंकि भोजपुरी की एक इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है इस समय फिलहाल, कितना असर आया, कितना बदलाव देखते हैं आप इसको लेकर के? मुझे लग रहा है कि जो भी डायरेक्टर हैं जो यूपी बिहार से ताल्लुक रखते हैं और जिनको भोजपुरी जबान को लेकर मोहब्बत है, वो ये इन डायरेक्टर्स में से कोई भी अगर प्रयोग कर देता है, अनुराग कश्यप हैं, अभिनव कश्यप हैं, प्रकाश झा हैं, अनुभव सिन्हा हैं, इन तमाम डायरेक्टर्स में से कोई भी अगर स्टेप लेता है तो वहीं से आगाज हो जाएगा। और जरूर मुझे तो दिखाई दे रहा है कि अब एक इस रैप के बहाने से एक जो खबर फैली है चारों तरफ, उसकी साफ गोई को लेकर के और उसकी पोइट्री को लेकर के, उसके पसंद करने को लेकर के, तमाम चीजें, ऐसा लग रहा है कि एक जगह बन रही है समाज में, और इन चीजों में तो कोई ना कोई प्रयोग करेगा, वो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और जहां ये किसी ने भी प्रयोग किया तो लोग बनाने लगेंगे। जिस तरह से मराठी सिनेमा इतने बड़े बड़े अवार्ड लेके आ रहे, इतने अच्छे काम हो रहे हैं, अद्भुत काम हो रहा है, मराठी में हो या पंजाबी में हो। हाँ, मराठी में तो अद्भुत ही, और अद्भुत काम हो रहा है, अद्भुत काम हो रहा है भाई। मैंने काम हो रहा है कुछ चूंकि हम मराठी भाषी नहीं है, लेकिन जो चीजें समझ पाते हैं, जैसे कोर्ट मूवी थी उनकी, क्या अद्भुत फिल्म थी वो। ऐसा काम सैराट भी मैं देख, बिल्कुल, और मैं एकदम शॉक्ड था कि क्या काम किया गया है फिल्म में, उन्हीं चीजों को किस ढंग से डेवलप किया गया है। नहीं तो इस तरह की जो प्यार की कहानी है सैराट में, वो उस तरह के तमाम होते रहे। बिल्कुल, धर्म को लेकर के, जात को लेकर के तमाम चीजें रही हैं, लेकिन पुरानी चीजों को ही जो नए तरीके से पेश किया नागराज मंजुले ने, वो बहुत ही शानदार काम था। बिल्कुल सर, एक और इस पे बात करते, फिर आप थोड़ा सा आपके बारे में बात मैं करना चाहूँगा। एक सोशल मीडिया पर या तमाम जगहों पर भोजपुरी को मान्यता दिलाने के लिए, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए एक मुहिम सी चल पड़ी है। जैसे फेसबुक पे कई सारे पेज बन गए हैं, या उनमें से कुछ लोग ठीक ढंग का काम भी कर रहे हैं, जैसे एक है भोजपुरी द सोल ऑफ मिलियन है, या आखर है। इस तरीके के जो पेजेस हैं, ये खूब भोजपुरी को लेकर के बात कर रहे हैं, भोजपुरी की अस्मिता को लेकर के बात कर रहे हैं, भोजपुरी में जो छिछलापन है, जो उथलापन आ गया है, जो नए लोग लेकर के आए हैं, उस पे बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये बात आगे बढ़ेगी, कहीं ये लोग लेके जा पाएंगे, या फिर इसके लिए जो जरिया बनेगा वो यही ऐसा ही रैप बनेगा, ऐसी ही फिल्में बनेंगी जो फिलहाल आप लेकर के आए हैं? हाँ, इस तरह की मतलब रैप भी बनेंगे आने वाले टाइम में, और दूसरे गाने भी, रोमांटिक गाने, मतलब रोमांटिक भी आएंगे। मतलब मेरा ही खुद बहुत जल्द आपको रोमांटिक गाना सुनने को मिलेगा, और फिर दोबारा शायद फिर मुझे आप आमंत्रित करेंगे। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि भोजपुरी में जो भी अच्छा काम होगा, जितना भी अच्छा काम होगा, मुझे अच्छा लगेगा ये बतौर भोजपुरी होने के नाते। हाँ, तो उसमें हर तरह के सभी विधाओं पे काम होंगे, सैड सॉन्ग बनेंगे, रैप बनेंगे, रोमांटिक बनेंगे, तमाम विधाओं पे काम होंगे, और फिल्में भी बनेंगी। ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं, फिल्में भी बनेंगी। और जो मूवमेंट की आप बात कर रहे हैं कि लोग, जिसमें नवीन भोजपुरियां हैं, हाँ, जो आखिर से, और खास तौर से मैं इस मंच से कहना चाहूंगा, इस प्लेटफॉर्म से, कि उनकी भाषा मुझे बेहद पसंद है। भोजपुरी में जिस अंदाज में वो लिखते हैं, बिल्कुल, दुबई में रहते हैं और यहाँ भोजपुरी में अपनी बात रखते हैं वो। जी, वो है नितिन चंद्रा हैं, बिल्कुल, और देवेंद्र सिंह हैं, फिर संतोष पटेल हैं, ये लोगों का ऋतुराज हैं। ये सारे लोग, तमाम लोग ऐसे हैं कि जो लोग अच्छा कर रहे हैं, और मैं तो जुड़ा ही रहा, सबसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। लोग मुझे देख रहे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं, और
उसी आंदोलन का मैं भी एक हिस्सा हूँ, और लगता है कि ये चीजें और आगे बढ़ेंगी, और तमाम भोजपुरी से के जो नेता अभिनेता सारे लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग पार्लियामेंट में हैं। अब देखिए उन लोगों की, वो तो लंबे समय से पार्लियामेंट में है, खैर उनकी तो मतलब उनसे उम्मीद, हाँ, तो वो देखते हैं कि वो लगता है कि बेहतर होगा। खैर, आपने ये जो आंदोलन शुरू हुआ है उसकी पहली सीढ़ी पे तो आप चढ़ गए हैं और लोगों को चढ़ा दिया है, खासतौर से हम जैसे लोगों को जिन्हें भोजपुरी से उम्मीदें हैं, अपनी बोली से उम्मीदें हैं जी। लेकिन अब बात थोड़ी आपकी करते हैं, गोदावरी ढाबे की। एक जगह मैं कहीं पढ़ रहा था, आप अपने दोस्तों के साथ चाय पीने जा रहे हैं, आपके सीनियर्स हैं, चाय पीने जा रहे हैं आपके साथ, और आप कहते हैं कि यार वो जो मेरे ऊपर चाय के पैसे खर्च करोगे ना, वो मुझे चाय ना पिलाओ, मुझे पैसे दे दो, मुझे जरूरत है। हाँ, वो शुरुआती दौर था और अभाव था, पैसे थे नहीं, तो लगता था कि थोड़े भी बच जाए तो कुछ अपनी जेब में भी हो। नहीं, महीनों जेब में पैसे होते नहीं थे, तो कुछ तो रहे, 2-4 रुपए तो जेब में रहने चाहिए। तो इस तरह के थे अभावग्रस्त। अच्छा, आपकी उस किताब का क्या हुआ जो आपने एक उपन्यास लिखा था हाई स्कूल में, टूट गए पायल बिखर गए घुंघरू, क्या हुआ? टूट गई पायल बिखर गए घुंघरू। हाँ, वो बहुत मन से मैंने, वो फिर कहीं कबाड़े में हमारी माता जी ने सब कबाड़ा जो सब था उसमें बेच दिया होगा। मैं गया ढूंढा तो वो मिला नहीं। लेकिन अब तो उम्मीद यह है कि आप जितने भी कागज रंगते होंगे उन्हें बड़े संभाल कर रखा जाता होगा, जतन से रखा जाता होगा कि इसमें जरूर कुछ काम का होगा या फिलहाल। हाँ, मैं तो चूंकि घर पे तो कुछ रखता नहीं, मैं तो मुंबई में अब रहता हूँ। उस टाइम पे तो बलिया में ही वो चीजें थी, मेरे घर पे ही थी। तो वो अब तो खैर तो इंटरनेट का जमाना है, आप लिख करके सेव करके रख सकते हैं। तो मैंने कहीं एक जगह और पढ़ा था कि आपने नाच मंडली भी बनाई थी, आप भी, और हाँ, कराते थे। मैं उसमें डायरेक्टर था उसका। अच्छा। नाच मंडली किस तरह की मंडली, क्या करते थे वो लोग, या आप लोग क्या करते? हम लोग छोटी छोटी घटनाओं पे नाटक बनाते थे, और नाटक बना के हमारे जो क्लासमेट थे, कुछ सीनियर, मेरे कुछ जूनियर, उन सबको लेकर के हम नाटक करते थे। और हम इतने मशहूर हो गए कि फिर सट्टा पे भी जाने लगे थे। दो जगह तो हमें याद ही कि हम सट्टा पे गए थे। एक जगह किसी का वो ईंट भट्ठा खुला था, उसके उद्घाटन में हमारी नाच पार्टी गई थी। अच्छा। एक और प्रोग्राम में हम गए थे, तो मुझे लग रहा है 150 रुपये मिले थे उस जमाने में हमारी पूरी पार्टी को। उस समय 150 रुपये मिले थे। हाँ, तो इस तरह के था। फिर हम जो बिरहा का टाइम था, जिस समय बुल्लू, रामदेव, परशुराम, पारस, काशीनाथ यादव और ये तमाम लोग बिरहिया थे, तो उस टाइम पे फिर हमारी नाच मंडली टूटी, तो हम फिर बिरहा दल बनाए। अच्छा। और फिर उसके बाद फिर हम पढ़ाई में इन्वॉल्व हो गए, फिर ज्यादा दूर तक उसको नहीं किए, फिर हम पढ़ने में फोकस हो गए। फिर आप जेएनयू आते हैं, 7-8 बीएचयू जाते हैं, बीएचयू से जेएनयू आते हैं, 7-8 साल यहाँ गुजारते हैं, और फिर एक 9 साल गुजारते हैं, और फिर आपको एक नेताजी का साथ मिलता है, शायद अशोक तंवर का, और आप मुंबई पहुंचते हैं। वो मेरे कावेरी हॉस्टल के ही थे एक्चुअली। वो कावेरी हॉस्टल में थे और हमारे 2-3 साल सीनियर थे। अच्छा। और वो लोकसभा एमपी बने, हरियाणा सिरसा से कांग्रेस से बने थे। तो था उनको भोजपुरी, मैं तो भोजपुरी सुनाता था, लेकिन हमारी भोजपुरी की चर्चाएं थी जेएनयू में, तो नेताजी लोगों को तो नजर इनायत रहेगी, आप मशहूर हैं अगर तो कला के फील्ड में, तो उनका भी साथ रहा, मतलब उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने सपोर्ट किया था। और अब कैसा लग रहा है आपको कि आपके पास कभी एक वक्त में 7 रुपए 8 रुपए नहीं होते थे कि चाय पी जा सके, आप चाहते थे कि दोस्त आपको 7-8 रुपए बचा के दे दें कि आपके जेब में कुछ पैसा रहे, और आज अब आप मुंबई में अपना एक मुकाम बना चुके हैं। सुधीर मिश्रा के लिए आप गाने लिख चुके हैं, दासदेव के लिए भी आपने एक गाना लिखा था। दासदेव के लिए वो जब मैं अनुभव सर से जब मैं मिला, तो उन्होंने पूछा कि और क्या आपने किया है इससे पहले। जब गाना फाइनल हो गया
तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए सर ने ऑफिस बुलाया। तो मैं गया मिलने के लिए। फिर उन्होंने पूछा कि आपने इससे पहले क्या लिखा है, और मैंने कहा सर लगभग 1 दर्जन फिल्मों में गाने लिखे, और अभी जो सुधीर मिश्रा की फिल्म दासदेव के लिए मैंने गाना, कौन सा गाना, वो ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है, मंजिल यही है, यही कारवां है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ। तो सर ने कहा अरे मैं सुन चुका हूँ और मुझे ये बेहद पसंद है। अच्छा। हाँ। और फिर तो दासदेव के बाद जो अनुभव सिन्हा से बात हुई होगी, उसके बाद तो जो निकल के आया है वो तो अब पूरी दुनिया देख रही है। हाँ, वो तो दासदेव के बहुत दिनों बाद हम अभी मिले हैं, समझिए कि जुलाई में ही मिले हैं हम, जुलाई के आसपास, जब वो सर ने ट्वीट किया है उसके बाद ही हम मिले हैं। जुलाई तो कुल हो रहा है 1.5-2 महीने हुए सर से मिले। 1.5-2 महीने के अंदर आपने एक ऐसा गाना तैयार किया है जिसने पूरी जो भोजपुरी की डिक्शनरी कही, डिक्शनरी तो नहीं कहेंगे क्योंकि शब्द तो आपने खांटी, नून, तेल, लकड़ी जो इस्तेमाल किया हुआ तो बिल्कुल खांटी है, लेकिन वो हाँ। मैं जब लिखता हूँ तो सब शब्द मेरी दादी के होते हैं। 90% वो जो इस्तेमाल करते थे, और मैं बहुत करीब था उनकी बोरसी के पास, उनकी बोरसी चढ़ी रहती थी, बोरसी पे वो उनकी चाय बनती रहती। एक बार बता दीजिए, जो लोग बोरसी नहीं समझते होंगे, जो हिंदी भाषी दर्शक है, शायद बोरसी वो आग जलाने की जो अंगीठी होती है। हाँ, उपले डाल के या कोयला डाल करके। हाँ, उसमें उनकी जलती रहती थी लकड़ी। और मेरी दादी देवरिया की है, तो उधर अरहर की खेती बहुत होती, तो एक्चुअली वो दूसरी दाल खाती भी नहीं थी, इसलिए थोड़ी सी अपने लिए दाल बनाती थी बस अपनी बोरसी पे, वो दूसरी दाल छूती नहीं थी। तो मैं उनके साथ उनके शरीर पे मैं गिरा रहता था और अपनी किताबें पढ़ता रहता था, उनसे बातें करता रहा। वो मुझे धक्का देती रहती थी कि पूरे मेरे शरीर पे गिरा रहता है। तो उनसे इतना ज्यादा मैं अटैच्ड था कि उनके एक एक शब्द, उनके एक एक फ्रेज मुझे अच्छे से जज्ब है। और बाकी जो चीजें हैं वो तमाम जेएनयू और बीएचयू मिला करके जो विचार बने और जो टेक्निक सीखी वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आके, फिल्म इंडस्ट्री से तो ये तमाम 3 चीजें मिल करके मेरे भीतर से जो गीत बन के आ रहे हैं, जो आप सब सुन रहे हैं, वो इन रचनाओं में उन चीजों का बड़ा रोल है। बिल्कुल। तो चलिए, बलिया, बनारस, दिल्ली और अब मुंबई, इन शहरों और महानगरों के सफर ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है कि आप अब भोजपुरी को एक नए मुकाम तक पहुंचा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आप और भी ऐसे बेहतर गाने लिखेंगे, और भी ऐसे भोजपुरी में जो एक क्या कहें, क्रांति की शुरुआत आपको कह सकते हैं कि जो आपने की है, जो आपने जो इसका व्याकरण बदला है, मैं डिक्शनरी कह रहा था, मैं डिक्शनरी की बात नहीं, जो आपने इसका व्याकरण बदला है, उसके लिए बतौर भोजपुरी भाषी होने के नाते मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका, और बधाई कि ये गाना 5 बिलियन नहीं 50 बिलियन पार करे, देश दुनिया के लोग देखें, गैर भोजपुरी भाषी भी देखें, और कम से कम भोजपुरी के बारे में अपनी राय बदलें। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।